हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम पॉलिटी का चैप्टर 7 करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th, दैट इज़ फेडरलिज्म। गाइस, आज डिस्कस करते हैं गाइस हम फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको इस चैप्टर के थ्रू मिलेंगे। सबसे पहले ये मिलेगा फेडरलिज्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविजंस क्या थे, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में इश्यूज क्या क्रिएट हो जाते हैं, क्या कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी सर्टेन स्टेट्स को दिए हुए हैं, तो उसके बारे में गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द मैप इंडिया इन 1947। आज का पॉलिटिकल मैप आपके सामने है। समझने की कोशिश करो जो क्वेश्चन हमारे पास आया, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। देखो, यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वर्ल्ड की सुपर पावर होती थी, बट आफ्टर 1989 क्या हुआ, इट सिंपली ब्रोकअप और सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का पार्ट बन गई। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न इसका जानते हो क्या था? क्योंकि फेडरलिज्म की पॉलिसीज़ तो कुछ अपनाई जा नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो गया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के पास डोमिनेटिव हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर पे लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो इसी वजह से वहाँ पर उज्बेकिस्तान और इवन चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, इन सभी कंट्रीज़ अलग हो गई, है ना। इससे डिटेल नॉलेज आपको क्लास 12th की चैप्टर नंबर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली किताब है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान को भी देखो यही दिक्कत हुई, हमारी कंट्री से डिवाइड हो गया 1947 में। कनाडा में भी यही ब्रेकअप का प्रॉब्लम हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो लड़ पड़े। तो यानी कि हमने इंडिया में, इसीलिए हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने बहुत ध्यान से सोचते समझते हुए इस प्रोविज़न को लेकर आए कि फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन लैंड है और इमेंस डाइवर्सिटी है। 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेजेस हैं, 700 माइनर लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल कल्चर है इतना। तो इस ऐसी डाइवर्सिटी में और सभी लोग कॉमन लैंडमार्क्स अगर फॉलो करेंगे, कॉमन हिस्ट्री फॉलो करेंगे, तो भाई कुछ तो इनको बांधने के लिए, यानी कि यूनिटी विद डाइवर्सिटी को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि फेडरलिज्म आए। तो फेडरलिज्म ना हमारी डिफरेंट सिचुएशन से, फेडरलिज्म जो बेसिकली है द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, वो डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस में क्रिएट हुआ है। जैसे देखो, अमेरिकन फेडरलिज्म का अगर देखोगे तो वन ऑफ द मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी, जो कि डिफरेंट है आपकी जर्मन से, इंडियन फेडरलिज्म अलग है। तो यानी कि जो फेडरलिज्म एक तरह का ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो दो तरह की पॉलिटीज़ पे सेट को बात करता है, यानी कि एक रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल को, इनको ही अकोमोडेट करने का मतलब आपका सीधा सीधा है शेयर ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दैट इज द होल फिनोमेना बेसिकली। ठीक है, अब समझो, पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज़ होती हैं, लॉयल्टीज़ होती हैं ना। जैसे कई लोग कहते हैं मैं गुजराती हूँ, एक तरफ मैं इंडियन भी हूँ, है ना। इस चीज़ को अकोमोडेट करना है। फिर उसके बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जनरली स्पेल्ड आउट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर है। तो सर्टन सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेशन एज अ होल, जैसे कि डिफेंस है, करेंसी है, ये हमारी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम कौन करता है? स्टेट। जो रीजनल लेवल मैटर्स होंगे ना, उस पर स्टेट काम करता है। उसकी लिस्ट पे मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ। तो सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ क्रिएट हो जाए, तो लास्ट चैप्टर जुडिशरी पढ़ा था ना, तो उसमें आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उस चीज़ को सेटल आउट करती है। फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझो। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे लीडर्स आए, हमारे नेशनल मूवमेंट पे अवेयर थे कि भाई हमारी बहुत लार्ज कंट्री है, तो पावर डिवाइड भी हो रहा है प्रोविंसेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में करना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमत्ता रखते थे कि इंडियन सोसाइटी रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको अकोमोडेट करने के लिए, डेमोक्रेटिकली चलने के लिए ज़रूरी था कि हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और इसके बाद देखो, अगर एजिटेशन थी ना, मुस्लिम लीग की ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन था, कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला पूछेगा यहाँ पर क्या था, तो बेसिकली मुस्लिम लीग के थ्रू था। तो ये चाहते थे कि भाई पार्टीशन के बाद जो है इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया गवर्नमेंट को दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इंपॉर्टेंट जो फीचर है फेडरल सिस्टम का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, आपस में सहयोग के साथ चलना है। ठीक है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसीलिए हमारा, अगर आपको देखा हो तो डू यू नो फॉर एग्जांपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरेशन मेंशन नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब करता है कहाँ पर? आर्टिकल 1 पर। आर्टिकल 1 के फर्स्ट क्लॉज में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि फेडरल फीलिंग्स। फिर सेकेंड क्लॉज क्या है? स्टेट एंड यूनिटरीज, और सर आपकी स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है जी, आगे चलो। डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करोगे तो डिवीजन ऑफ पावर में दो सेट्स में है। वन ऑफ द इंटायर नेशन, उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं,
ये चीज़ यूनिट है, स्टेट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी उसको देख लेती है, हमने ये सब बात कर ली है। अब क्या होता है, देखो जी, ये कुछ लिस्ट हैं। यूनियन के सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक नेचर के हैं, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे, बैंकिंग है, सारा इस पे काम कौन करता है, सेंटर काम करती है। स्टेट के सब्जेक्ट्स क्या है, एग्रीकल्चर, लिकर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट है ना, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, ये सब पे काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों काम करते हैं मिलकर, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट अगर बच जाता है तो वो सारे मैटर्स स्टेट, आपका जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसके पास ही सिर्फ पावर है उसको लेजिस्लेट करने की। यानी कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका साइबर लॉस का, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रेस्यूडरी पावर्स। फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस हैं, इमेंस डाइवर्सिटी हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स जो थे हमारे, फ्रेमवर्क इस तरह से उन्होंने क्रिएट करा कि वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फाइन, अकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटी को। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं इस चक्कर में डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए किसी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज आने की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे पास 500 से प्रिंसली स्टेट ज़्यादा थे, तो उसको इंटीग्रेट रखना भी हमारा काम था ना। तो इस कंसर्न को देखते हुए, बिसाइड द कंसर्न फॉर यूनिटी और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी डील करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए थी जो कोऑपरेट करके चले आपके स्टेट्स के साथ। तो पॉवर्टी, लिटरेसी, इनइक्वालिटी हमारे पास ये सब था। तो इन सब के साथ आपको प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी करना है, तो दोनों को चलाना है, समझ गए आप। दोनों फैक्टर्स को चलाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेट के साथ कोऑपरेट करके चले। तो पार्लियामेंट एम्पावर की गई टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, है ना। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो नया स्टेट क्रिएट कर सकता है टेरिटरी से किसी को सेपरेट करा के। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही पावर है सर्टन पेरिफुल आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं फेडरल पॉलिटी के इन टर्म, जो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं। वंस द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, पावर बिकम लॉफुली कैसी हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। तो पार्लियामेंट ऑल्सो एज्यूम द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स, ये भी ध्यान रखना। इवन ड्यूरिंग द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेवेन्यू ज़्यादातर आपके किसके जनाब होते हैं, अंडर में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस रखता है। स्टेट्स के पास मोस्टली जो आते हैं वो डिपेंडेंट होता है ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंटर पर। तो सेकेंडली, इंडिया ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी बना रखा है। प्लानिंग कमीशन इसलिए बैठाया गया था अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ताकि वो कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी के साथ काम भी करता चला जाए, मैनेजमेंट भी ध्यान रखे। उसके बाद गवर्नर होता है, इसके पास भी पावर है, वो रिकमेंड करता है डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। अब गवर्नर किसका बंदा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गवर्नर के पास पावर होती है कि वो बिल रिजर्व कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने पास करा है फॉर द सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट लेजिस्लेशन के बिल्स को डिले कर सकता है। और भी कई सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पर सिचुएशन में डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करना जो पड़ता है ना स्टेट लिस्ट में भी, दिस इज पॉसिबल अगर इफ इट इज़ मूव बाय द राज्यसभा और इट इज़ रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्टेट करा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की हैं वो सुपीरियर होंगी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट से। फर्दर मोर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 257 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर है, एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडिस एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यानी कि वही वाली बात की जो आपने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर्स आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 257 के फर्स्ट क्लॉज में कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट union shall extend to the giving of saying direction to the state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा आपने ब्यूरोक्रेसी का देखा था ना रोल, अभी एग्जीक्यूटिव जब हम पढ़ रहे थे, इंटायर कंट्री के ऑफिसर्स भी आपके डिवाइडेड होते हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। ऐसे ही स्टेट कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, इनके खिलाफ नहीं ले सकता, इन ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा। आर्टिकल 33, 34 पर आओगे ना, वो भी पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो प्रोटेक्ट करे पर्सन्स को जो भी सर्विसेज में यूनियन में स्टेट में है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन जो भी ड्यूरिंग मार्शल लॉ लिया गया है या और रीस्टोर करने के लिए ऑर्डर को लिया गया है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो इसी प्रोविजंस पर बना है बच्चा, AFSPA,
बहुत सुना होगा आपने एफ्स्पा एक्ट, है ना, इसी प्रोविजंस पर बना है, आर्टिकल 33 एंड 34, तो याद रखना। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम क्या है, देखो जी, वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड, इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि जो स्टेट होगा वो ग्रेटर रोल एंड पावर लेकर आएगा, है ना, एक्सपेक्ट करता है वो, गवर्नेंस एक्सपेक्ट करता है। तो स्टेट्स हैव डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन मोर पावर्स, है ना, ऑटोनॉमी भी इनको मिले। तो भाई इतना फेडरल सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर कर दोगे डेफिनेटली स्टेट की तरफ से भी कुछ डिमांड आएंगे। उन्होंने नेगोशिएशंस करने की बात करी। फिर क्या हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बात आ गई। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक स्केलेटन, फ्लैश और ब्लड की तरह काम कर रहा है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। तो फेडरलिज्म इन इंडिया लार्ज एक्सटेंट में बहुत इन्फ्लुएंस होती है चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। कह रहा है 1950 60s में आप जाओ, फेडरलिज्म जो था वो अंडर द फाउंडेशन ऑफ JL नेहरू था, तो ये कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस का डोमिनेंस था। अब इसमें नए स्टेट आपके जब स्टेट्स फॉर्मेशन होती थी तभी सेंटर स्टेट थोड़ा सा करते थे लड़ाइयाँ, बाद में इतने नहीं होते थे। लेकिन मिडिल ऑफ 1960s कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे धीरे जब डिक्लाइन होने लगा तो बहुत सारे स्टेट क्या चिल्लाने लग गए, ग्रेटर पावर, ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो इस डिमांड के चलते फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा अब क्या हुआ, सेंटर ऑफ स्टेट के रिलेशंस में खटास आने लग गई नींबू की तरह। तो फाइनली सिंस द 1990s कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड। अब कोलिशन एरा आ गया, कोलिशन एरा में आप चला के दिखाओ फेडरलिज्म। तो इसमें भी था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी और उठी। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, डिफरेंट स्टेट्स अपने डिफरेंट चीज़ें मांग रहे थे। ऑटोनॉमी का सिर्फ मतलब ये नहीं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इन विच सेंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा देखो जी, जैसे इसने बोला कि डिमांड एक्सपेक्ट द डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ द स्टेट एंड मोर पावर इंपॉर्टेंट पावर्स असाइन की जाए वो स्टेट्स को, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सारे आए कि भाई हमें डिमांड ऑटोनॉमी करने लग गए। उसके बाद फिर ये ना सोर्स ऑफ रेवेन्यू के पीछे झगड़ा हुई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहने लग गए कि भाई हमारे को, जैसे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उसने कहा हमें डॉक्यूमेंट करो हमारी डिमांड्स, रिस्ट्रक्चर करो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को। फाइनेंशियल की दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल इशूज़ क्रिएट हो गए। उसके बाद इशू किस पे उठा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे उठा, ठीक है। फिर चौथा किस पे उठा, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज़ पर उठा। तो अगर आपको याद हो तो यानी कि ये जो पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर जो सारा एडवांस करने की बात कही इन्होंने, ठीक है। और कई स्टेट्स में क्या हुआ कि देयर इज़ अ डोमिनेशन ऑफ हिंदी स्पीकिंग ओवर द अदर, तो सम स्टेट्स आल्सो फील दैट, ऐसा भी हमें लगा कि तो हिंदी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ड्यूरिंग 1960s अगर डिकेड आप देखो तो बहुत ज़्यादा जो इन स्टेट्स पे इम्पोज किया गया था हिंदी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग लड़ाई करने लग गए और लोग वहाँ पर डिमांड करने लग गए ऑटोनॉमी की, ठीक है जी। फिर आगे आता है रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट रूल। तो गवर्नर इज़ नॉट एन इलेक्टेड ऑफिसर होल्डर, है ना, आप जाके थोड़ा उसको वोट दे के आते हैं गवर्नर को, है ना, तो इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मैनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं। तो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके जो एक्शंस हैं वो इंटरफेरेंस तरह से कहलाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आप दिल्ली और LG का लड़ाई तो आप जानते ही हो। तो व्हेन टू डिफरेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और LG का, तो व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर एट द सेंटर एंड स्टेट, दिल्ली बहुत अच्छा एग्जांपल है इस समय आपको। तो रोल ऑफ गवर्नर बिकम्स इवन मोर कंट्रोवर्शियल। तो सरकारी कमीशन ने बोला भाई दैट वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एग्जामिन करा इनके रिलेशनशिप को, रिकमेंडेशन दी कुछ, ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन होनी चाहिए। ये आ जाएगा कौन से कमीशन ने करा, रिकमेंडेशन दी। तो पावर एंड रोल ऑफ गवर्नर बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर मोर वन रीज़न। क्या था, एक रीज़न ये था, मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356, जो कि क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट में लगाने की बात करता है। इस प्रोविजन अगर लग गया ना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड, ठीक है, यानी कि वो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, सारा रूल किसके पास चला जाता है, रिजल्ट इन द टेक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन होता है, रेटिफाई कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कब तक हो सकता है गाइस, ध्यान रखना 3 साल तक। तो गवर्नर के पास पावर होते हैं कि वो ऐसे ही स्टेट को भी डिसमिस करे और सस्पेंड कर दे स्टेट असेंबली को। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जब भी दिखते हैं, अभी सबसे कॉन्फ्लिक्ट उठता है। तो इवन ये केरला में हुआ था 1959 में, उनकी मेजॉरिटी टेस्टिंग कराने के चक्कर में। तो सुप्रीम कोर्ट है रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए, तब उसकी आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी, आप ऐसे ही किसी पर हुक्म नहीं चलाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल 356 वेरी स्प्रिंगली बहुत ईयर टिल 1967 तो मतलब बहुत इस पर इशू रहा। तो आफ्टर 1967 बहुत सारे स्टेट जो थे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, वो सेंटर में पावर में आ गई थी। तो सेंटर हैज़ ऑफन यूज दिस प्रोविजन ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट को हटाए। तो फॉर इंस्टेंस ना ऐसा देखने को मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर 1980s के डिकेड में हुआ। फिर यहाँ से शुरू हुई दोबारा लड़ाइयाँ, फिर बातें हुई डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। तो नेशनल गवर्नमेंट जो मूवमेंट थी उसने पैन इंडियन नेशनल यूनिटी के साथ साथ और भी चीज़ें क्रिएट की थी, डिस्टिंक्ट यूनिटी अमंग, फॉर व्हाट रीज़न, कॉमन लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर।
तो देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ ये डिसाइडेड था कि स्टेट वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पे होना चाहिए। इसकी वजह से और डिमांड्स उठी। तो उठते उठते क्या हुआ कि ना फिर 1953 में SRC बनानी पड़ गई, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, वो सेटअप की गई और इसने बोला कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिकमेंडेशन मिलना चाहिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हम डिवाइड करें स्टेट्स को। ठीक है, तो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, इसी बेसिस पे करा गया और इससे बताया जाता है कि भाई इसी से लिंग्विस्टिक स्टेट्स शुरू हुए थे। तो ये हुआ, लेकिन गुजरात एंड महाराष्ट्र वर क्रिएटेड इन 1963। इसकी वजह से SRC रिपोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा का एक ऐसा कल्चर था तो वो 1966 में ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी रीऑर्गेनाइज करा गया, नए स्टेट बने मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। फिर 2000 में कई स्टेट्स फर्दर डिवाइड हुए, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, फर्दर 3 नए स्टेट्स आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है जी, 2014 में इवन स्टेट ऑफ तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश से डिवाइड होके हुए। सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे विदर्भा है वो महाराष्ट्र से अलग होना चाह रहा है, स्टेटहुड चाहता है। फिर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहे। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट में क्या था, जुडिशरी इसमें एक्ट करती थी कि भाई अगर कुछ ऐसा सेंटर और स्टेट का कुछ इशू चलता है रेवेन्यू को लेके या किसी भी मामले में, तो जुडिशरी यहाँ पर काम करेगी। बट दीज डिस्प्यूट्स आर इन रियलिटी नॉट जस्ट लीगल, बल्कि इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। कह रहा है जैसे कि आपको बताऊँ, बॉर्डर डिस्प्यूट है। कई स्टेट्स क्लेम करते हैं कि भाई जो नेबरिंग स्टेट है वो उनके टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि भाई लैंग्वेज मेन बेसिस था बाउंड्री डिसाइड करने का, तो ऑफन बॉर्डर्स एरिया वुड हैव अ पॉपुलेशन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। अब कर लो आप इसको। तो कह रहे हैं कि खाली यार लीगल बेसिस नहीं है, बहुत सारे बेसिस हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इशूज़। फिर वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट देखो किसके बीच में है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में ओवर द सिटी ऑफ बेलगांव। मणिपुर एंड नागालैंड का ऐसे इशू चलता रहता है। कार्बिंग जो स्टेट आपका हरियाणा था, उसका स्टेट ऑफ पंजाब के साथ लड़ाई करते रहते हैं। वो कैपिटल चंडीगढ़ के ऊपर लड़ाई करते हैं, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। तो सिटी इवन टुडे हाउस इज द कैपिटल ऑफ बोथ दी स्टेट्स। तो 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी रीच एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई पंजाब का इशू कैसे करा जाए, तो चंडीगढ़ को वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू पंजाब। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वाइल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ कुछ और सेंटीमेंट्स भी जुड़े होते हैं। कह रहा शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को लेके इशू चलता रहता है। कह रहा कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका का बड़ा मेजर इशू है। तो यहाँ पे खाली सिर्फ क्यों प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर है, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होता है। गुजरात मध्य प्रदेश भी लड़ते हैं, महाराष्ट्र भी लड़ते हैं, किसके ऊपर, रिवर नर्मदा के ऊपर। तो यहाँ पर आपको पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट दिखानी पड़ेगी स्टेट्स को, तब जाके यहाँ कुछ काम होगा। फिर अच्छा कुछ स्पेशल प्रोविजंस, हमारा जो लास्ट टॉपिक जैसे कि है ये, तो इंश्योरिंग मिनिमम रिप्रेजेंटेशन एज टू स्मॉलर स्टेट्स होना ही चाहिए ना। तो इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई बनाया, पूरा कॉमन करा सबको। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन स्पेशल प्रोविजन जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए गए हैं, क्योंकि उनकी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसका डिस्टिंक्ट कल्चर एंड हिस्ट्री है। तो ऐसे स्टेट्स को, या कोई हिली स्टेट्स हैं आपके हिमाचल, इन सबको अलग अलग प्रोविजंस में डाला गया है ताकि ये अपने आप को एलिनेशन में ना समझें, इंसर्जेंसीज यहाँ पे क्रिएट ना हो। JNK के लिए आपको पता है ना स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, अब तो हटा दिया गया। तो बहुत सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वेस्टर्न ईस्टर्न के, वो जो पाकिस्तान में ज्वाइन हुए, कुछ हमारा JNK एक एक्सेप्शन पार्ट रहा। तो अब तो 370 का आर्टिकल बस इतना याद रखो कि इट वॉज टू बी यूज फॉर दी स्पेशल प्रोविजंस फॉर JNK, अदरवाइज अब आपको इतना इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखो, जब भी कोई ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में चेंजेस आते हैं तो उसमें आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ गाइस, JNK से रिलेटेड है, विच इज़ नाउ 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड हो चुका है। तो ये वाला आपके पार्ट इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट स्पेशल स्टेटस जो है आर्टिकल 373 के थ्रू दिया गया था, 370 में, अब वो हटा दिया गया है और इसको आप 2 यूनियन टेरिटरीज़ में JNK को डिवाइड करा गया है बाय दी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। एक जम्मू एंड कश्मीर है, एक लद्दाख है। तो दोनों ही अभी क्या बनाई गई हैं, UT बनाई गई हैं। कब से इफेक्ट में आया, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, इनके इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में ऊपर लिखा हुआ था, यू कैन जस्ट रीड आउट। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फेडरलिज्म गाइस।